नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा परवीन। खबरों में आज बात होगी बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भी भाजपा के दिग्गजों की हार पर, कांग्रेस की हार की बड़ी वजह पर। देखेंगे महाराष्ट्र में पोस्टर पर मचे सियासी घमासान को, हिजबुल्लाह की तरफ से की गई सीज फायर की मांग को। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे चुनावी नतीजों के बाद कहां पहुंचा भारतीय शेयर बाजार। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा हरियाणा ने कांग्रेस की साजिश को ध्वस्त कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर यूबीटी सांसद उद्धव ठाकरे की कांग्रेस को नसीहत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया हार का जिम्मेदार। यूपी उपचुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस पर नहीं थम रहा बवाल, आज दुर्गा पंडालों में पर्चा बांटेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का प्रतापगढ़ के पास हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में किया गया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। हरियाणा में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन राज्य में उसके कई दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष भी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो कौन है नायब सिंह सैनी की सरकार के वो मंत्री जो भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी अपनी सीट गंवा बैठे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार 8 अक्टूबर को आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने जीत तो हासिल की, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत भी सैनी की सरकार के 8 दिग्गज मंत्रियों की हार नहीं रोक पाई। राज्य में इन 8 मंत्रियों की हार को बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जगाधीर से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके। उन्हें इस सीट पर कांग्रेस के उसी प्रत्याशी से शिकस्त मिली जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में हराया था। बीजेपी के कंवरपाल को कांग्रेस के अकरम खान ने इस बार 6,868 वोटों के अंतर से हराया है। सैनी सरकार में कंवरपाल को कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरिंग, मछली पालन, संसदीय कार्य, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन विभाग सौंपा गया था। पिछले चुनाव में लोहारू सीट से जीतने वाले जयप्रकाश दलाल इस बार हार गए, वो भी सिर्फ 792 वोटों के अंतर से। उन्हें कांग्रेस के राजबीर फर्टिया ने हराया है। नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल के पास वित्त, प्लानिंग, नगर एवं ग्राम योजना और शहरी संपदा अभिलेखागार विभाग था। हरियाणा की सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को इस बार हिसार से हार का सामना करना पड़ा है। 2019 की विधानसभा चुनाव में हिसार सीट जीतने वाले कमल गुप्ता इस बार यहां तीसरे नंबर पर रहे। हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राम निवास रहे। सैनी सरकार में कमल गुप्ता के पास स्वास्थ्य, मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष और सिविल एविएशन विभाग था। हरियाणा की सैनी सरकार में राज्य मंत्री असीम गोयल इस बार अम्बाला शहर से चुनाव नहीं जीत पाए। उन्हें कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा ने 11,131 वोटों के अंतर से हरा दिया। नायब सिंह सैनी सरकार में असीम गोयल के पास परिवहन और महिला एवं बाल कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव को कांग्रेस की मंजू चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। वो 6,930 वोटों के अंतर से हारे हैं। सैनी सरकार में अभय सिंह के पास सिंचाई और जल संसाधन और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। पिछले चुनाव में अभय सिंह को नांगल चौधरी सीट से जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बाजी मार ली। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सुभाष सुधा को इस बार थानेसर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा ने 3,243 वोटों के अंतर से हराया है। बता दें कि पिछले चुनाव में सुभाष सुधा ने थानेसर से ही जीत हासिल की थी। उन्होंने तब कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा को ही हराया था, लेकिन इस बार जीत का पासा पलट गया। हरियाणा की सैनी सरकार में सुभाष सुधा के पास शहरी स्थानीय निकाय और आवास विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। सैनी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह ने इस बार नूंह से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। नूंह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद को जीत हासिल हुई। आफ्ताब अहमद ने पिछली बार भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2019 की विधानसभा चुनाव में संजय सिंह ने सोहना से चुनाव लड़ा और जीता था। सैनी सरकार में संजय सिंह को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन और खेल विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ था। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले भाजपा के प्रमुख नेता और कुरुक्षेत्र लोकसभा से तत्कालीन सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 14 में से केवल 10 मंत्रियों को ही टिकट दिया गया। इस तरह हरियाणा में बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन किसानों की नाराजगी, मनोहर लाल खट्टर की नाकामी और भाजपा की गलत नीतियों ने मोदी लहर को 48 सीटों पर ही सीमित कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंचकर हारने वाली कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा सबक मिला है।
तो क्या कुछ फैक्टर्स रहे कांग्रेस की हार के पीछे जिसने जीती हुई बाजी को पलट दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव गढ़ा। किसान, जवान, पहलवान के मुद्दे पर आक्रामकता के साथ खूब प्रचार किया। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरने की तैयारी की। अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों की बात करके असली राष्ट्रवाद का माहौल भी बनाने की कोशिश की। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का चेहरा रही। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारकर पहलवान बिरादरी के साथ साथ जाट वोटों को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की। 7 गारंटियों के नाम पर लोक लुभावन वादे किए। ऐसे में चुनाव के दौरान नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। सारे के सारे एग्जिट पोल भी कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन नतीजों ने सारा खेल पलट दिया। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में जाट मतदाताओं पर ज्यादा फोकस किया और इसकी वजह रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनावी नतीजे देखकर कहा जा रहा है कि जाट मतदाताओं ने कांग्रेस से दूरी बना ली। हालात ये रहे कि न सिर्फ सोनीपत से कांग्रेस कई सीटों से खिसकी, बल्कि गोहाना की जलेबी भी कांग्रेस के काम न आ सकी। कांग्रेस की हार में सबसे अहम मुद्दा सांसद कुमारी सैलजा को भी माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और दलित नेता कुमारी सैलजा ने खुलेआम हुड्डा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन हुड्डा परिवार का दबदबा पार्टी में बना रहा, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर चुनावी प्लानिंग की। चुनाव से कुछ दिन पहले तक कुमारी सैलजा का मान मनोबल होता रहा। आलम ये था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रैली तक रद्द करनी पड़ी। कुमारी सैलजा ने खुलेआम कह दिया था कि वो सीएम पद की हकदार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर में तय करे कि सीएम कौन होगा। वहीं हुड्डा ने दबदबा इस तरह दिखाया कि कुमारी सैलजा को टिकट तक नहीं मिला। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी दलित मतदाताओं को पसंद नहीं आई। वहीं प्रचार के दौरान कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं दे पाई और केवल नेताओं का ध्यान मुख्यमंत्री पद पर रहा, तो वहीं भाजपा ने ये चुनाव राजनीतिक तरीके से लड़ा। इस तरह विकास के मुद्दे से शुरू हुआ चुनाव प्रचार पर्ची खर्ची से शुरू होता हुआ गोहाना की जलेबी पर सिमट गया। सीएम पद को लेकर मचे घमासान की वजह से हरियाणा में जहां कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे मायूसी भरे रहे, तो वहीं महाराष्ट्र में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। लेकिन इस बीच राज्य में जगह जगह उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स चर्चा का विषय बन गए हैं। तो आखिर कौन से पोस्टर पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में विपक्षी अलायंस में चर्चा का एक बड़ा विषय मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनना भी है, जिसको लेकर विपक्षी अलायंस में हर दिन के साथ एक नई कवायद देखने को मिलती रहती है। इसी चुनावी सुगबुगाहट के बीच राज्य में जगह जगह उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स ने महाराष्ट्र की सियासत में उफान ला दिया है। दरअसल दादर क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी के समर्थकों की तरफ से दशहरा शुभकामनाओं के लिए जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर मराठी में लिखा है, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के मन में, निष्ठावान शिव सैनिकों के दिलों में, भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब। पोस्टर में नीचे पार्टी सचिव साईनाथ दुर्गे की तस्वीर भी बनी हुई है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल है। हालांकि तीनों दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर गठबंधन में मतभेद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे सीएम फेस को लेकर कई बार पार्टी से बात कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। शरद पवार कई बार उद्धव ठाकरे की बात को नजरअंदाज कर चुके हैं। पवार का कहना है कि चुनावी नतीजों के बाद ही तय किया जाएगा कि किसकी पार्टी से कितने विधायक हैं और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। हालांकि उद्धव ठाकरे गाहे बगाहे यही बात दोहराते रहे हैं। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने दादर में जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि एमवीए गठबंधन में उनके सहयोगी जिससे भी मुख्यमंत्री चेहरा चुनेंगे, शिवसेना यूबीटी उनका समर्थन करेगी। ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस एनसीपी को भावी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे भीतरघात की आशंका खत्म हो जाती है। वहीं सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने भी यही कहा था कि गठबंधन में जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो सीएम चेहरे का कोई महत्व नहीं बचता, बहुमत लाने वाले दल के साथ मिलकर नाम तय कर लिया जाता है। इन बयानों के बाद से ही कयास लगने लगे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एमवीए में तनाव बन सकता है। महाराष्ट्र में अगले महीने यानी नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में किसकी जीत होती है और कौन मुख्यमंत्री चेहरा चुना जाता है। लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि युद्ध के बीच सीज फायर की बात की गई हो, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन कर दिया है।
तो किस शर्तों पर सीज फायर किया गया है हिजबुल्ला और इजराइल के बीच, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीन सैनिक संगठन हमास के बीच जंग को 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में मिडल ईस्ट में काफी कुछ बदल चुका है। इजराइल हमास की जंग में लेबनान का मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्ला और ईरान भी शामिल है। इजराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्ला ने सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है। हालांकि गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। इजराइल हमास जंग के 1 साल पूरे होने के मौके पर हिजबुल्ला की डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार 8 अक्टूबर को भाषण दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्ला सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबी बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। इस संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, 1 साल से पूरी दुनिया युद्ध विराम के लिए बोल रही थी, मगर हिजबुल्ला लगातार सहमत होने से इनकार कर रहा था। अब जब हिजबुल्ला पीछे हट गया और पस्त हो रहा है तो अचानक उसने अपना सुर बदल लिया और युद्ध विराम चाहते हैं। वहीं सीज फायर को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर कहा, हम गाजा और लेबनान में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की तुरंत तथा बिना शर्त रिहाई और सभी को तत्काल जीवन रक्षक सहायता देने की मांग नहीं छोड़ सकते। क्षेत्र के सभी लोग शांति से रहने के हकदार हैं। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में संघर्ष हर घंटे हर दिन बदतर होता जा रहा है। युद्ध के भयावह प्रभावों के बारे में हमारी चेतावनियां सही साबित होती जा रही है। हर हवाई हमला, हर मिसाइल लॉन्च, हर दागा गया रॉकेट शांति को दूर धकेल रहा है। इनके बीच फंसे लाखों नागरिकों के दर्द को और बदतर बना रहा है। बता दें, जंग की आग झेलते हुए आधे से ज्यादा गाजा तबाह हो चुका है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की धमकी दी है। नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला के पूर्व नेता हसन नसरल्ला को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं कर सकता। वहीं हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लगातार तीसरे दिन इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा पर रॉकेट से हमले किए, जिसमें 12 लोग घायल हुए। लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, इससे पहले कि लेबनान गाजा की तरह विनाश और पीड़ा वाले लंबे युद्ध की खाई में गिर जाए, आपके पास लेबनान को बचाने का एक मौका है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ ही शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 दिनों से लगातार चल रही गिरावट के बाद हरियाणा चुनाव के नतीजों ने निश्चित रूप से शेयर बाजार के लिए सकारात्मकता दिखाई है। तो क्या है भारतीय शेयर बाजार का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच मंगलवार को शेयर बाजारों में 6 दिन से चली आ रही गिरावट पर विराम लग गया। बीएसई सेंसेक्स 585 अंक चढ़ गया। इसी के साथ सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और महिंद्रा एंड महिंद्रा में निवेश की वजह से बाजार में बढ़त देखने को मिली। इसी के साथ बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार 9 अक्टूबर को बढ़त दर्ज की गई। ये बढ़त तब आई जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरें 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की कि आरबीआई की मौद्रिक नीति ने अपनी नीति रुख को विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। सुबह 11 बजे बीएसई सेंसेक्स में 600 अंकों की तेजी के साथ 82,200 के ऊपर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 50 में 186.55 अंकों की तेजी के साथ साथ 25,200 के लेवल पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक के शेयरों में तेजी आई। आईटीसी, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ उम्मीद है कि सेंसेक्स में और तेजी देखी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।